हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 4। लेकिन इससे पहले समझेंगे कि कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसका नाम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, उसका फॉर्मेट क्या है, किस हेड में किसको शो करना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है, वो सारा समझेंगे। और इस चैप्टर से क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जाएगा ये भी। तो एंड तक बने रहना ताकि ये चैप्टर आपके लिए सुपर इजी हो जाए। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और उसके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कवर क्या होता है। जैसे पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप में तो हम बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो चीजें मेनली बनाते हैं। लेकिन कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए आपको बैलेंस शीट बनानी है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं कहा जाता, यहाँ पर कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिफ्थ, चेंज इन इक्विटी, मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमारे शेयर होल्डर्स में नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज जो आ रहा है वो लिखेंगे। एंड में बनेगा नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट आपका डिटेल होता है, जहां पर आप सब चीजों की डिटेल देते हो कि इसमें इस हेड में आपने क्या क्या कवर किया है। क्लियर है? तो सबसे पहले बैलेंस शीट अगर आप देखते हो, तो बैलेंस शीट अगर किसी कंपनी की बना रहे हो, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले नाम लिखो किस कंपनी की है, कौन से साल की है, एज एट 31 मार्च 2023, 24, वट एवर यू राइट द ईयर, जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं। इसके बाद पर्टिकुलर्स, फिर नोट्स। नोट्स का मतलब है जो नोट्स टू अकाउंट्स आप लास्ट में बनाओगे, वहां पर इसकी डिटेल कौन से नंबर पर है। नोट्स टू अकाउंट में अगर इन्हें इस हेडिंग को मुझे देखना है, तो उसकी डिटेल मुझे कहाँ मिलेगी, वो नोट्स का नंबर आप यहाँ डालोगे। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों साल की आपको फिगर्स डालनी होती है। इस साल का जो आपका बैलेंस शीट का फिगर है और पिछले साल की जो बैलेंस शीट के फिगर्स हैं, वो दोनों आपको 2 साल की बैलेंस शीट शो करनी होती है। तो सबसे पहले मेन हेडिंग आती है आपकी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। जो आप नॉर्मली लाइबिलिटीज दिखाते हो, लाइबिलिटी की जगह अब क्या दिखाओगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अभी तक हम क्या बनाते थे, किस तरह से बनाते थे हम, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनाते थे। दोनों एसेट्स और लाइबिलिटीज एक ही साइड पर होता था, दोनों हॉरिजॉन्टल होता था, जिसे हम एक साथ कंपेयर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप बनाओगे वर्टिकल फॉर्मेट में। सबसे ऊपर बनेगी आपका लाइबिलिटीज वाला साइड, लेकिन अब इसका नाम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हो गया है। कि यहाँ पर सिर्फ लाइबिलिटीज ही नहीं है, जो पैसा ओनर का लगा हुआ है उसे भी हम यहाँ पर शो करते हैं। जो शेयर होल्डर्स, कंपनी में कौन होता है ओनर, शेयर्स जिसने परचेज किए, शेयर होल्डर्स। लिमिटेड की बात की जा रही है, प्राइवेट लिमिटेड होगी तो वहां पर शेयर्स नहीं होते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड का भी फॉर्मेट यही होता है। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में आप दिखाओगे शेयर होल्डर्स फंड, सबसे पहला मेजर हेड जो आएगा। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज तो सबसे पहला आपका पार्ट हो गया। बैलेंस शीट के दो पार्ट है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और दूसरा पार्ट बनेगा एसेट का। तो फर्स्ट पार्ट है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जिसमें मेजर हेड है आपका शेयर होल्डर्स फंड, मतलब जितना आपका शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया हुआ है उसकी डिटेल। जैसे कि शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल जो पैसा आपने शेयर्स को दे करके, लोगों ने आपकी कंपनी के शेयर्स को खरीद करके जो पैसा आपके पास जमा किया है, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, शेयर कैपिटल। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपके सारे रिजर्व्स आते हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया, या आपका जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये सारे के सारे आप दिखाते हो। और ये सरप्लस क्या है, सरप्लस का मतलब है जो प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से जो आप प्रॉफिट ट्रांसफर करते हो, वो कहाँ ट्रांसफर करते हो। अगर प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप होती है तो हम कैपिटल अकाउंट्स में ही ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम रिजर्व्स में अलग से सरप्लस एक हेड बनाते हैं, उसके अंदर इसको शो करते हैं। तो सरप्लस एक तरह से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, पिछले सालों का मिला करके जितना भी प्रॉफिट हुआ वो सब कुछ आप यहाँ पर दिखाते हो।
मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर बोरोइंग, ये क्या है? ये आपके किसी शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया हुआ है और उसको एक पर्टिकुलर डे पर आप शेयर वारंट जो इशू किया वो शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके पास जो पैसा उसने जमा किया वो एक तरह से लाइबिलिटी है कि इस डेट पर ये शेयर वारंट आपका शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तरह से एडवांस मनी रिसीव किया हुआ है आपने शेयर्स के लिए। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट ये आपका तीसरा सब हेड है। तो किसका सब हेड है? शेयर होल्डर्स फंड मेजर हेड है और उसका सब हेड है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये तीन इसके सब हेड है। सेकंड आपका यहां पर बनेगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका क्या मतलब है? जब आपने पब्लिक को ऑफर किया, अपने शेयर्स ऑफर किए पब्लिक को कि वो आए और इन्वेस्ट करे, तो वहां पर आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली, लोगों से वो पैसा इकट्ठा हो गया, लेकिन आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया या वो टाइम पीरियड में आपने शेयर्स को अलॉट नहीं किया, उस फाइनेंशियल ईयर में आपने अलॉटमेंट नहीं की, तो एप्लीकेशन मनी आपके पास आकर के इकट्ठी हुई है, तो उसे आप अलग से अलग सब हेड, अलग मेजर हेड में दिखाओगे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये जितने भी हैं ये मेजर हेड है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉट। इसके बाद आपका आता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज मतलब जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म नहीं है, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है जिन्हें विद इन 12 मंथ्स आपको सेटल नहीं करना। तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज के सब हेड क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है? जब कंपनी के बारे में बात की जाती है तो कंपनी में टैक्स दो तरह से कैलकुलेट किया जाता है, एक कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग और एक इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। तो जब आप कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग आपका टैक्स ज्यादा बनता है और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कम बनता है और आप इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ही टैक्स जमा करते हो, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया, कंपनी लॉ का ज्यादा आ रहा है टैक्स और इनकम टैक्स का आपका कम आया और आपने डिपॉजिट कम किया, तो वो जो डिफरेंस है वो लाइबिलिटीज में शो करेगा कि इतना टैक्स और आपको जमा करना था जो कि आपने नहीं किया। इसी तरह से डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आपका एसेट साइड पर भी आएगा। जब आपका कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग टैक्स कम बनेगा और इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग ज्यादा टैक्स बनेगा। तो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग तो आपको कम जमा करना था, लेकिन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आप ज्यादा जमा कर रहे हो, तो आपने टैक्स को ज्यादा जमा कर दिया, तो एक्सेस जो जमा कर दिया डिफरेंस, वो एक तरह से आपकी एसेट है कि आपने ये टैक्स इतना ज्यादा जमा किया हुआ है। तो जब आप कम जमा करते हो इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर कम बनता है और आपने कम जमा किया और कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग ज्यादा बनता है, तो वो जो डिफरेंस है वो आपकी लाइबिलिटी है कि आपको इतना टैक्स और जमा करना था। क्योंकि हमारी जो बैलेंस शीट बन रही है वो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग बन रही है, कंपनी लॉ 2013 शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बन रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लॉज को फॉलो करते हुए टैक्स की कैलकुलेशन भी करनी होती है और उसके अकॉर्डिंग हमें दिखाना होता है कि हमने इतना टैक्स जमा किया या नहीं किया। अगर उससे कम किया है तो वो हमारी लाइबिलिटी है जिसे हम आगे एडजस्ट करते जाते हैं। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आपको नोट्स टू अकाउंट समझाते हुए मैं बताऊंगी कि क्या क्या उसमें कवर होता है, क्या क्या आप उसमें लिखते हो। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आपका आ गया जैसे ग्रेच्युटी का प्रोविजन, अर्न लीव प्रोविजन। तो ये जो भी आपका एम्प्लॉयज से रिलेटेड आपके प्रोविजंस हैं जिन्हें आपको सडनली पे नहीं करना, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको पे करना है, वो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते हैं विद इन 12 मंथ्स जिनकी पेमेंट नहीं की जाती। तो ये चार सब हेड आपने समझे नॉन करेंट लाइबिलिटीज के। तो जो भी चीज आपकी आएगी वो इसी के अंदर आएगी। ये तो आपके हो गए मेजर हेड, तीन अभी आपने समझे। फोर्थ अब आपका आएगा, फोर्थ मेजर हेड है करंट लाइबिलिटीज। इसमें अब आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आप दिखाओगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या हो सकता है? आपका इनकम टैक्स के पेबल जो हो सकता है या उसका प्रोविजन अगर आपने किया है तो वो आ सकता है। तो ये सभी आपके मेजर हेड्स है। ये मेजर हेड है, इसका सब हेड है और सब हेड में आप क्या क्या कवर करोगे ये भी अभी कंप्लीट नहीं है। इसकी भी डिटेल होती है कि इसमें आपने क्या क्या कवर किया। जैसे ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में आपका क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों कवर होगा। ये दोनों मिलाकर के आपके ट्रेड पेबल्स बनते हैं, तो उसकी डिटेल आप अलग से देते हो। तो यहाँ जो बैलेंस शीट बन रही है वो एक तरह से आपका
एक जिस्ट है, आपको एक इंफॉर्मेशन दी है कि हाँ हमारी ये चीजें हैं, लेकिन अगर आपको डिटेल देखनी है तो पूरी की पूरी डिटेल आपको नोट्स टू अकाउंट में मिलती है, जहां पर आप एक एक सब हेड की डिटेल देते हो कि आपने इसमें कवर क्या क्या किया है, इसमें इसके आइटम्स क्या क्या है, इसमें आपने कवर क्या किया है, कौन सी चीज कवर होती है। क्लियर है? इसके बाद आपका ये तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पर 4 मेजर हेड थे, और 4 मेजर हेड में शेयर होल्डर्स फंड का 3 सब हेड थे। कौन कौन से? शेयर कैपिटल, दूसरा आपका था रिजर्व्स एंड सरप्लस, और तीसरा था मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स। ठीक है, फिर सेकंड आपने मेजर हेड क्या पढ़ा था? शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड बट अलॉटमेंट नहीं किया आपने। थर्ड था आपका नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और फोर्थ करंट लाइबिलिटीज। तो एसेट्स में अब आपके क्या कवर होगा? ये सेकंड पार्ट है आपकी बैलेंस शीट का, सेकंड पार्ट एसेट्स में आपका आएगा नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट का मतलब जो आपकी करंट एसेट नहीं है, जिसको आपको सडनली वाइंड अप नहीं करना, एसेट जो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाली है, जिसे हम फिक्स्ड एसेट भी कहते थे, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया है। तो नॉन करंट एसेट में हम कहेंगे इसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। नॉन करंट एसेट का ये तो मेजर हेड हो गया, इसका सब हेड हुआ ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, और इसके जो सब हेड्स हो रहे हैं, इसके भी सब हेड हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसमें हम वो सारी अपनी एसेट्स कवर करेंगे, वो फिक्स्ड एसेट्स जो कि जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, वो सब आप इस हेड में शो करोगे। इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि गुडविल है, कॉपीराइट है, पेटेंट्स है, वो सब कवर होगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कोई चीज, कोई एसेट है जो आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो आपका यहाँ पर कवर होगा। इंटेंजिबल एसेट जो कि आपकी डेवलप हो रही है, जैसे किसी को आपने कॉपीराइट के लिए अप्लाई किया हुआ है, या कोई सॉफ्टवेयर आपका डेवलप हो रहा है, तो वो अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन आपने उस पर खर्चा तो किया हुआ है ना, इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो कहाँ पर आएगा? अंडर डेवलपमेंट वाले हेड में। तो नॉन करंट एसेट्स मेजर हेड, उसका सब हेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, उसके सब हेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन सब की भी डिटेल बनती है। क्लियर है? इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये सब हेड है। डेफर्ड टैक्स एसेट लाइबिलिटीज, मैंने आपको बता दी डेफर्ड टैक्स एसेट के बारे में बात की जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने टैक्स ज्यादा पे किया है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपका टैक्स ज्यादा बना, आपने ज्यादा पे किया। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो कि आपको सडनली पे नहीं करना, विद इन 12 मंथ्स पे नहीं करना। अदर नॉन करंट एसेट्स, इसके बाद करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स जिसे आपको विद इन 12 मंथ्स कन्वर्ट करना है, या कन्वर्ट कर सकते हो। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स और बीआर को मिला करके ट्रेड रिसीवेबल्स बनेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, या मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिन्हें आप सडनली एकदम से बेच करके आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिक्स्ड डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। ये सब क्या है? करंट एसेट्स मेजर हेड है, और ये उसके सब है। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स में अब देखो हम इसको कैसे कवर अप करेंगे। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले शेयर कैपिटल के बारे में बात की गई थी, तो शेयर कैपिटल में आप दिखाते हो 3 हेडिंग कि शेयर कैपिटल की आपको मैक्सिमम लिमिट क्या ऑथराइज हुई है, कितने तक आप शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर सकते हो। तो मैक्सिमम लिमिट जो हम अपने मेमोरेंडम में स्पेसिफाई करते, कंपनी अपने मेमोरेंडम में जितनी लिमिट स्पेसिफाई करती है, एक परमिशन लेती है कंपनी से, सॉरी रजिस्टर्ड कंपनी से, या कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग जो भी परमिशन वो लेती है, वो हम यहाँ पर लिखते हैं, और कितने रुपए का एक शेयर है ये भी मेंशन करते हैं, कौन सी कैटेगरी में है, इक्विटी है या प्रेफरेंस है, ये सब हम यहाँ पर डिटेल देते हैं। इसमें से ये तो हमारी मैक्सिमम लिमिट है जिसे हम ऑथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं। उसके बाद इसमें से हम कितने पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, ये तो मैक्सिमम था। मान लेते हैं 2 लाख शेयर्स आपको ऑथोराइज्ड कैपिटल है, 2 लाख शेयर्स आप पब्लिक को ऑफर कर सकते हो, लेकिन 2 लाख में से आपने पब्लिक को ऑफर कितने किए?
1.5 लाख शेयर्स। तो जितने आपने पब्लिक को ऑफर किए वो अब आपकी क्या बन गई, इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल में कितने शेयर्स और कितने रुपए वाला आपने ऑफर किया ये लिखोगे। इसके बाद पब्लिक ने कितना एक्सेप्ट किया, पब्लिक ने कितना अप्लाई किया, आपके पास पब्लिक के कितने शेयर्स, उनकी इन्वेस्टमेंट आई, वो सब आप यहाँ पर डिटेल देते हो। उसमें सब्सक्राइब कैपिटल कहा जाता है। और सब्सक्राइब कैपिटल एंड फुल्ली पेड अप का मतलब है कि 10 रुपए का अगर शेयर था तो 10 रुपए ही कंपनी ने उससे डिमांड की गई, और कंपनी ने डिमांड की तो पब्लिक ने उसकी पेमेंट भी कर दी। तो यहाँ सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल आप उसको लिखते हो कि हाँ, हमारा जो शेयर था वो पूरा का पूरा पब्लिक ने पेमेंट कर दिया, हमें पूरी पेमेंट मिल गई है। अब इसके बाद अगर आपने किसी वेंडर से किसी का बिजनेस टेक ओवर किया या किसी की एसेट को परचेज करते हुए उसको शेयर्स अलॉट किए, तो वो डिटेल आप यहाँ पर लिखते हो कि मैंने इस एसेट को खरीदा तो उसके अगेंस्ट मैंने उसको इतने शेयर्स अलॉट किए एज फुल्ली पेड अप। तो वो डिटेल भी आपको यहाँ पर देनी होती है। तो एक पूरा फॉर्मेट होता है जहां पर आप ये पूरी डिटेल देते हो। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल मतलब इतने शेयर्स जिस पर आपको इतने रुपए आपने मांगे थे लेकिन आपको इतने रुपए ही मिले हैं, बाकी पैसा नहीं मिला। क्लियर है? वो तो कॉल सिनेरियो हो गया जो पैसा आपको नहीं मिला। लेकिन मान लो 10 रुपए का एक शेयर है और आपने अभी पब्लिक से डिमांड ही 7 रुपए किए हैं, तो 7 रुपए किए तो आप यहाँ दिखाओगे कि नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल है। कंपनी ने ही 7 रुपए डिमांड किए और 7 रुपए वाले शेयर पे भी अगर उस पर पेमेंट नहीं मिलती आपको तो वो कॉल सिनेरियो है कि पेमेंट इतने शेयर होल्डर से हमें पेमेंट नहीं मिली। अगर वो डायरेक्टर्स ऑफिसर्स किसी को भी अलॉटमेंट की गई है वो भी डिटेल देते हो और इनसे पेमेंट नहीं मिली तो ये भी आप सारी डिटेल शो करते हो। फॉरफिटेड शेयर, कई बार शेयर होल्डर्स कुछ इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट करने के बाद आगे की इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट नहीं करते, तो उस टाइम पर कंपनी उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है, जब्त कर देती है, कैंसिल कर देती है। और जो पैसा उनका होता है, हमारे पास रिसीव्ड पैसा जो जितना भी पहले के इंस्टॉलमेंट का होता है वो भी हम रख लेते हैं, उनको वापस नहीं करते। तो वो सारे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आता है, वो अमाउंट आप यहाँ दिखाते हो। तो ये था शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड जितना है वो आप बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। बैलेंस शीट में हम कौन सा हिस्सा दिखाते हैं, जो सब्सक्राइब कैपिटल वाला हिस्सा है। तो सब्सक्राइब कैपिटल में आपका फुल्ली पेड अप पे आपको कितना पैसा मिला, नॉट फुल्ली पेड अप पे आपको कितना पैसा मिला, और फॉरफिटेड शेयर, दोनों का टोटल आपका शेयर कैपिटल बनता है जिसे हम मेन पेज में दिखाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखो क्या क्या आ रहा है, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिबेंचर, रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये क्या है? कई बार हम अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स ऑफर करते हैं उनके स्किल्स और उनके उसके बेस पर कि उनको एक ऑफर देते हैं, उनको एक प्रेफरेंस देते हैं कि वो हमारी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं और वो भी एट अ डिस्काउंट। नॉर्मली कंपनी को अलाउड नहीं होता डिस्काउंट पर शेयर्स को अलॉट करना, लेकिन अपने एम्प्लॉयज को वो डिस्काउंट पर ऑफर कर सकती है। और वो जो डिफरेंस होता है मार्केट और जो कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को ऑफर किया है, उन दोनों में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम कहाँ शो करते हैं, शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट में। अदर रिजर्व्स का मतलब है सिर्फ और सिर्फ जनरल रिजर्व, और सरप्लस का मतलब है जो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो बैलेंस, नेगेटिव हो या पॉजिटिव दोनों ही आप यहाँ पर शो करते हो। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बॉन्ड्स या डिबेंचर्स हो गए आपके। पब्लिक से अगर आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो और यहाँ पर अब आप एज ए शेयर होल्डर नहीं, एज ए डिबेंचर होल्डर पैसा इकट्ठा किया कि हाँ आपने एक तरह से इन्वेस्ट किया है, लेकिन एक तरह से आपने कंपनी को लोन दिया है जिस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लॉन्ग टर्म लोन्स बैंक से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से भी हो सकता है, या पब्लिक से भी आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हो मोर देन 12 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट आता है आपका अदर करंट लाइबिलिटीज, जैसे कि प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जब हम डिबेंचर्स का चैप्टर करेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। जब ये डिबेंचर्स को आपको रिटर्न भी करना होता है, ये पैसा अगर आपने पब्लिक से एज ए लोन लिया तो इस लोन को रीपे भी करना होता है, और उस पर हम कहते हैं कि ठीक है आपको रीपे करते हुए हम एक्स्ट्रा पैसा देंगे। तो वो जो पैसा हमें आगे चल करके देना होता है वो प्रीमियम कहलाता है।
इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर्स पर भी, जब प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, जिन्हें इक्विटी शेयर से पहले पेमेंट की जाती है, इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड दिया जाता है, तो उनको भी वापस पैसा करते हुए, रिडम्पशन का मतलब है पैसा रिटर्न करना, रिटर्न करते हुए भी जो उन्हें प्रीमियम देना है, वो सब आपके अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, क्योंकि ये विद इन ईयर नहीं हो रहा। आपका रिडेम्पशन का टाइम 2 साल, 3 साल, 5 साल कुछ भी हो सकता है। और अगर यही करंट ईयर में आ जाए, आप कहोगे कभी ना कभी तो ये पीरियड छोटा होएगा, 1 साल के पीरियड में आएगा, तो जब ये पीरियड आपका जिस फाइनेंशियल ईयर में पेबल हो जाएगा, ये अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज से हट करके शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज बन जाएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर अर्न लीव, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। कई बार आप अपने प्रोडक्ट्स पर अपने कस्टमर्स को वारंटी देते हो, जिसके लिए आप एक प्रोविजन बना लेते हो कि हाँ, एक रिजर्व बना लेते हो। प्रोविजन क्या है, इस खर्चे के लिए मेरा एक रिजर्व है कि हो सकता है इतने, मैंने 100 अगर प्रोडक्ट बेचे तो हो सकता है 2 प्रोडक्ट खराब निकल जाए और मुझे उसको उस पर खर्चा करना पड़ जाए, तो वो वारंटी क्लेम के लिए जो हम खर्चा का प्रोविजन बनाते हैं, वो प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम कहलाता है। इसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लोन रिपेबल ऑन डिमांड, मतलब ऑन डिमांड का मतलब जो कि आपको डिमांड करते ही पेमेंट करनी है। जैसे किसी से आपने लोन लिया और इस कंडीशन पे लिया कि जब भी वो मांगेगा आपको वो पेमेंट वापस करनी होगी। बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, रिडीमेबल डिबेंचर्स, जो डिबेंचर्स आपने पब्लिक को ऑफर किए थे, अलॉट किए थे, अब उनको रिटर्न करने का टाइम आ गया और उनका टाइम शॉर्ट है, विद इन 12 मंथ्स में आपको पे करना है इसी फाइनेंशियल ईयर में, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गई। जैसा कि अभी मैंने समझाया था, जिस साल में वो लाइबिलिटी पेबल हो जाएगी, वो आपकी लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। लोन फ्रॉम अदर पार्टीज या डिपॉजिट्स, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, और अदर करंट लाइबिलिटीज, इंटरेस्ट एक्रूड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, किसी का पैसा एप्लीकेशन के साथ ही ज्यादा आया हुआ है, वो करंट लाइबिलिटीज में आता है। एक ही बार में कई बार शेयर होल्डर्स आपका पूरा पूरा पैसा इकट्ठा जमा कर देता है, या आपने किसी शेयर होल्डर को कम अलॉटमेंट की, उसने शेयर्स तो 100 के लिए अप्लाई किया, लेकिन आपने उसको अलॉट 80 शेयर के, तो 20 शेयर्स का जो पैसा एक्स्ट्रा आपके पास रखा हुआ है, वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपका अदर करंट लाइबिलिटीज में। ये सभी चीजें आपके लिए अभी नई है। क्यों? क्योंकि अभी आपने इन सभी चीजों को अच्छे से समझा नहीं है, पढ़ा नहीं है। जैसे जैसे हम इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर को भी करेंगे, तो ये हेड्स आपको और अच्छे से समझ में आते जाएंगे। इसके बाद आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब आपका आ गया एसेट वाला। एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आपने जो सब हेड दिखाया था उसका, यहाँ पर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, कंप्यूटर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, लाइव स्टॉक सब दिखाओगे। इसी तरह से इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब, पब्लिशिंग टाइटल्स, कॉपीराइट, पेटेंट्स, रेसिपीज, फॉर्मूले, लाइसेंस, फ्रेंचाइजीज, ये सभी आपका इंटेंजिबल एसेट्स में आएगा। अदर नॉन करंट एसेट्स वो क्या होगी? सिक्योरिटी डिपॉजिट्स या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। कई बार हमारा कोई नुकसान हो जाता है और हमने इंश्योरेंस से क्लेम किया है, तो वो आपका अदर नॉन करंट एसेट में आएगा। करंट एसेट में हमें पता ही है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिविडेंड रिसीवेबल, एडवांस टैक्स। हमने जब किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो उस पर जो हमें डिविडेंड रिसीव होना है, वो डिविडेंड रिसीवेबल है। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, ये आपका बैलेंस शीट में कहीं शो नहीं करते हो आप। इस हेडिंग की टोटल को आप बैलेंस शीट में कहीं शो नहीं करते, ये सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में डिटेल दी जाती है कि आपके कितने क्लेम्स हैं, कंपनी पर कितने क्लेम्स है, क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट्स।
बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड, जैसे कि बीआर है, आपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया लेकिन उसकी अभी मैच्योरिटी डेट नहीं हुई, आपको नहीं पता कि वो डिसओनर हो सकता है, नहीं भी हो सकता। कंटीजेंट का मतलब जो लाइबिलिटी किसी कंडीशन पर बेस्ड है, तो ये वो कंडीशंस पर बेस्ड वाली लाइबिलिटी है कि ऐसा हुआ तो आपको ये पेमेंट करनी हो सकती है। क्लियर है? प्रपोज डिविडेंड का मतलब अगर हम कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो वो इतना डिविडेंड इस साल देगी। गारंटी गिवन बाय द कंपनी, कंपनी ने लोगों को अपने प्रोडक्ट पर गारंटी दी है कि अगर आपका प्रोडक्ट खराब हुआ तो हम रिप्लेस करेंगे। तो वो सारा जो खर्चा है वो कंडीशन बेस्ड है कि खराब हुआ तो आपको ये खर्चा करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में दिखाया जाता है, ये वाला बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि ये वाला कंटिजेंट लायबिलिटी आपका सिर्फ और सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स का पार्ट है। इसके बाद कमिटमेंट्स, ये भी आपका नोट्स टू अकाउंट का पार्ट है, जिसे आप बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में डिटेल देते हो कि कॉन्ट्रैक्ट्स कितने बाकी रह गए हैं पूरे करने। अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स, मतलब आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं और उस पर अभी कितना पैसा और देना बाकी है। प्रेफरेंस शेयर्स पर कितना डिविडेंड देना बाकी है। तो ये सब क्या है, ये आपने कमिटमेंट की हुई है कि आपको इतनी इतनी चीजें करनी है, देना है। तो ये सब नोट्स टू अकाउंट्स में शो करोगे। ये आपने कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में समझा। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। किसी भी कंपनी का जिसका भी बनाओगे उसका नाम लिखोगे और कौन से साल के लिए बना रहे हो ईयर लिखो और दोनों साल के डाटा लिखोगे, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले जैसे कि वहां तो हम हॉरिजॉन्टल बनाते थे, एक साइड पर एक्सपेंसेस और दूसरी साइड पर इनकम दिखाते थे, लेकिन ये बनेगा आपका वर्टिकल फॉर्मेट में। सबसे पहले आप अपना इनकम वाला पार्ट दिखाओगे, जिसे हम अब यहाँ पर सेल्स नहीं कहते, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। सेल्स को दूसरे फॉर्म में कहा जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आपका आएगा सेल्स जो भी आपने की, अदर इनकम, टोटल जो भी आपका है वो आपका 1+2 यहाँ पर शो करो। अब कहोगे इन दोनों में कवर क्या हुआ, डोंट वरी, इन सब की डिटेल भी हम नोट्स टू अकाउंट में देते हैं। इसके बाद ये तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फर्स्ट हेड हो गया, सेकंड अदर इनकम, और इन दोनों का टोटल इनकम आप दिखाओगे। फोर्थ बनेगा आपका एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आपका आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो भी आपका प्रोडक्ट आपने बनाया उसको बनाने में कितना मटेरियल आपका लगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप एक तरह से यहाँ पर दिखाते हो। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो भी सामान आपने बेचा उसको बनाने में कॉस्ट जो आई टोटल वो लिखते हो। क्लियर है? तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब है ओपनिंग और क्लोजिंग में जो चेंज आया ड्यूरिंग द ईयर, आपकी इन्वेंट्री में जो चेंज आया, ज्यादा हुआ कम हुआ, ज्यादा परचेज किया क्या किया, वो सब आप यहाँ पर लिखते हो। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में सैलरी और ये सब का खर्चा आएगा। फाइनेंस कॉस्ट में आपका इंटरेस्ट का खर्चा या कोई और आपको बोरोइंग्स पर खर्चा करना पड़ रहा है वो सब लिखोगे। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, जो आप एसेट्स, जो भी प्लांट आपने लगाया हुआ है उसका डेप्रिसिएशन, उससे रिलेटेड खर्चे। अदर एक्सपेंसेस में आपके जो भी बाकी के खर्चे बच जाते हैं वो लिखोगे, टोटल एक्सपेंसेस। तो ये फोर्थ हेड में आपके टोटल एक्सपेंसेस आ गए। फिफ्थ हेड में आप क्या लिखोगे, थर्ड में तो आपका टोटल इनकम आया था, फोर्थ में आपने एक्सपेंसेस लिखे, तो थर्ड -4 करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। मतलब अब आपका प्रॉफिट निकल आया, कितना आपने कमाया और कितना खर्च किया वो प्रॉफिट। अब ये बिफोर टैक्स है, इस पर अब आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, जो आपके रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग टैक्स बनता है, तो वो टैक्स कैलकुलेट करके वो माइनस होगा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेवंथ पार्ट में बनेगा। क्लियर है? अब आ जाओ, इसको दिखाएंगे किस तरह से। इसके भी नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं। पहले हम बैलेंस शीट से कवर कर लेते हैं कि बैलेंस शीट में आप किस तरह से क्वेश्चन आता है तो किस तरह से आंसर करोगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है, अंडर विच मेजर हेड विल द फॉलोइंग बीन शोन। तो शेयर कैपिटल पूछा है, शेयर कैपिटल आप विच मेजर हेड में शो करोगे। मेजर हेड कौन सा है आपका, शेयर होल्डर्स फंड है।
ठीक है, उसके सब हेड है आपके शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो मेजर हेड आपका शेयर होल्डर्स फंड है, जिसमें आप शेयर कैपिटल और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट दोनों दिखाते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज लिखा है। लाइबिलिटी जहां पर आपकी टैक्स कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग ज्यादा बनता है और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कम, आपने कम ही डिपॉजिट किया तो आपको कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग ज्यादा जमा करना था, जो वो बैलेंस रह गया तो वो लाइबिलिटी है कि आपको इतना टैक्स और जमा करना है, तो वो लाइबिलिटी साइड पर आया। तो ये कौन सा हेड है? यहाँ पर क्वेश्चन में आपके बुक में लिखा हुआ है सब हेड, वो रोंग है। अंडर विच हेड आएगा, क्योंकि हेड हमारा कौन सा है? नॉन करेंट लाइबिलिटीज हेड है, मेजर हेड है। तो मेजर हेड नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंडर आपके ये तीनों आएंगे सब हेड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्लियर है? तो ये दो क्वेश्चंस थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से आपको फॉर्मेट बनाना होता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम इसके और भी क्वेश्चंस को समझेंगे, सॉल्व करेंगे। मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी ताकि आपको ये मेजर हेड्स सब हेड्स याद हो जाए। तो इसी तरह से मेरे साथ कनेक्टेड रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।